नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज पूरा दिन हैपनिंग से भरपूर रहा। राहुल का भाषण, उसके बाद स्मृति ईरानी के तीखे वार और उसके बाद फिर अमित शाह। उन्होंने भी सदन में काफ़ी कहर बरपाया, यानी कि विपक्ष की बोलती बंद। तो आज इसी पे बात करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही बहस में हस्तक्षेप करते हुए मणिपुर और पूर्वोत्तर की समस्याओं के लिए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस उनके जवाब के बाद बैकफुट पर नजर आने लगी। अभी तक तो वो हमलावर दिख रही थी, लेकिन ये बाजी कैसे पलट गई? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं नो डाउट। और चूंकि गृह मंत्री हैं तो इसलिए हम्म। देश में अलग अलग जगहों पर जो इंसर्जेंसी का माहौल है, किसी भी तरह के अलगाववाद से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या नस्लीय संघर्ष हैं, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, जी। कानून व्यवस्था का प्रश्न है, दंगे हैं, हम्म। फसाद है, उनसे देश के गृह मंत्री का सीधा संबंध होता है। हम्म। और अगर आप अतीत की सारी घटनाओं को भूल करके हम्म। एक नई भूल ये कर बैठे कि जो हम्म। नए दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, आगजनी हम्म। हो रही है, हम्म। उसके लिए आप बिना उसकी तह में जाए हुए, बिना उसके ऐतिहासिक और दूसरे जो आयाम हैं उनको जाने समझे अचानक जो मौजूदा सिस्टम है, सरकार है, उसके सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करें तो फिर वही हाल होता है जो आज हमें सदन में देखने को मिला, यानी कल हमें सदन में देखने को मिला। जी। ये अविश्वास का प्रस्ताव लाया क्यों गया, हम्म। खुद इसका जवाब गौरव गोगोई ने मीडिया को दिया था जिस दिन ये हम्म। बहस शुरू होने वाली है उससे एक दिन पहले। और उनका कहना था कि हमें तो पता है कि मोदी सरकार के पास बहुमत भी है, उसे किसी तरह का खतरा भी नहीं है। हम्म। हम तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए कि हम्म। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हम्म। धारण किए हुए हैं, तो हम उनका मौन तोड़ना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री का मौन तोड़वा पाए ये? 2 दिन से बहस चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर 198 पर, और मोदी संसद में नहीं आए। जी। क्या कभी कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात पर आत्ममंथन करेंगे कि प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वजह हम्म। है? आमतौर पर तो ये होता नहीं है। ये बहुत हम्म। अजीब घटना घट रही है कि हम्म। पूरा मानसून सत्र खत्म होने वाला है, 11 अगस्त तक है ये, जी। और प्रधानमंत्री एक बार भी सदन में नहीं आए। पहले दिन आए थे, पहले दिन भी मीडिया से बात करने के लिए आए थे, और जब आए थे तो उन्होंने सभी पक्ष विपक्ष के सांसदों से ये अपील की थी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है और हम्म। इसमें समन्वय से, संवाद से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम लोग जो देश के समक्ष इस समय समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बहुत सकारात्मक बहस करें। सकारात्मक हम्म। बहस का मतलब ये नहीं है कि आप अलग-अलग मुद्दों पर सरकार की प्रशंसा ही करो। अगर हम्म। आपको लग रहा है कि सरकार की नीतियाँ गलत हैं, स्टेप गलत हैं, तो आप आलोचना करिए, उसको अंडरलाइन करिए, सरकार के हम्म। सामने उन चीज़ों को उजागर करिए ताकि सरकार उसके जवाब देने के लिए, और अगर कहीं कुछ गलती हुई है, तो उसे भूल सुधार करने के लिए बाध्य की जा सके। लेकिन अगर आप संसद ही नहीं चलने देंगे और हमेशा की तरह हम्म। कभी आप पेगासस का मुद्दा ले आएंगे, कभी आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ले आएंगे, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ले आएंगे, कभी 3 कृषि कानूनों को लेकर के आप शुरू हो जाएंगे, कभी आप सीएए को लेकर के पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, और वही इस बार इन्होंने फिर किया। मणिपुर में एक घटना
4 मई को हुई। 2 महिलाओं के साथ शर्मनाक वारदात हुई, उनको निवस्त्र किया गया, उनका गैंगरेप किया गया, उनका वीडियो बनाया गया और वो वीडियो 4 मई से लेकर के और पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने तक दबा करके, छुपा करके रखा गया। ठीक जी। एक पहले वो वीडियो सामने लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि पार्लियामेंट को फिर बाधित किया जा सके। तो ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान तो करनी पड़ेगी कि पार्लियामेंट सेशन के समय ही इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं, हंगामा क्यों कराया जाता है। शुरू के 10-15 दिन जिसमें विधायी कार्य निपटाना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो उसमें बाधा क्यों पैदा करते हैं? क्या ये देश की तरक्की, देश की प्रगति, देश का विकास और तेज गति से हो, इसमें बाधक नहीं बन रहे हैं? बहरहाल हम उस चीज़ को एक तरफ रखते हैं। अब जो मूल सवाल आपका है कि साहब अमित शाह का जवाब आया, जो भी उन्होंने हस्तक्षेप किया था चर्चा में, जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देंगे आज 4 बजे के आसपास। पर जो अमित शाह ने हस्तक्षेप किया, खास तौर से उन्होंने हस्तक्षेप किया था मणिपुर पर, चूंकि ये कह रहे थे कि हम मणिपुर पर ही प्रधानमंत्री को बुलवाना चाहते हैं और इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। यानी इतना बड़ा स्टेप इन्होंने उठा लिया केवल प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए। तो राहुल गांधी भी एक दिन पहले इसी उम्मीद में गौरव गोगोई की जगह शुरुआत करना चाहते थे बहस की कि प्रधानमंत्री सामने बैठे होंगे और मैं फिर लच्छेदार और मैं तो कहूँगा कि गैर जिम्मेदार तरीके से भाषण दूंगा और मीडिया की सुर्खियां बटोरूंगा प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक बातें कहते हुए। प्रधानमंत्री आए नहीं। वो अच्छे तरीके से इनके चाल चरित्र और चेहरे को देख चुके हैं, पहचान चुके हैं, इनको कोई मौका देंगे नहीं। प्रधानमंत्री तभी आएंगे जब उनको वास्तव में बोलना होगा, जब अविश्वास प्रस्ताव पर सारी बहस हो चुकी होगी, तब वो जवाब देने के लिए आ जाएंगे। बहरहाल अमित शाह ने जो आप बाजी पलटने वाली बात कर रही हैं, वो जिस अंदाज में बोले और जितने नियोजित और तैयारी के साथ बोले, उससे बाजी तो पलटनी ही थी। उन्होंने शुरुआत अपने भाषण की मणिपुर की घटना को लेकर के नहीं की। उन्होंने शुरू में ये बताया कि साहब ये जो अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर के आए हैं, उसका कोई कारण एक्चुअल में था ही नहीं। या तो सरकार ने अपना बहुमत खो दिया हो, या कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा हो और जो पब्लिक है उसमें सरकार के प्रति किसी तरह की कोई अविश्वास की भावना पैदा हो गई हो, तब कोई किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आए, समझ में आता है। उनका कहना यह था कि ये तो इतनी सॉलिड सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, 543 के सदन में किसी को भी सरकार बनाने चलाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। जी, जी। और मोदी सरकार के पास तो 325 से ज्यादा सीटें हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई मतलब नहीं था। उनका कहना यह था कि जनता में ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। और जिस तरह की मुहिम इन्होंने पूरे मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाई, दोनों सदनों को डिस्टर्ब किया और उसके चलते पब्लिक में ये लोग एक्सपोज हुए हैं पहले की तरह। तो अमित शाह ने सबसे पहले तो इनको एक्सपोज किया अविश्वास के प्रस्ताव को लेकर के। फिर उन्होंने बताया कि ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जो युगांतकारी फैसले ले रहे हैं। कम से कम 50 ऐसे फैसले अब तक 9 साल के कार्यकाल में वो ले चुके हैं। और युगांतकारी कौन से फैसले हैं? जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाना, जो हमारे सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं, जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं, उनका पुनर्स्थापना करना, उनका गौरव लौटाना, भगवान राम के मंदिर का निर्माण, ऐसे बहुत सारे काम हैं। हाईवेज, वाटरवेज, एयरवेज, एक्सप्रेसवे,
मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने फैसले लिए हैं। जी, तो उनका कहना ये था कि 24 घंटे में जो आदमी 17 घंटे काम करता हो और उसने एक भी छुट्टी अभी तक ना ली हो जब प्राइम मिनिस्टर बने जब से, जी, तो जी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जिन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, हुँ, तुष्टीकरण का भी कोई आरोप नहीं है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप अविश्वास लाते हैं, तो ये मज़ाक नहीं था और क्या है। और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री की अब तक की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया, जो गरीब परिवारों के लिए, किसानों के लिए, अलग-अलग सेक्टर के लोगों के लिए इस सरकार ने भलाई के काम किए हैं और कई लाख करोड़ रुपया सीधे डीबीटी के तहत उनके खातों तक पहुंचाया है, इंक्लूडिंग फार्मर्स। तो ये सारे ब्यौरे देते हुए आखिर में उन्होंने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि चाहे पीवी नरसिम्हा राव का शासन रहा हो, जब वहाँ इसी तरह की नस्लीय हिंसा हुई थी मणिपुर में और जिसमें 700 लोग मारे गए थे। जी, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में 1700 लोग एनकाउंटर में मारे गए थे और 7-8 महीने तक हिंसा चली थी। जी। उन्होंने कहा क्या उस समय पीवी नरसिम्हा राव एज प्राइम मिनिस्टर मणिपुर गए थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह मणिपुर गए थे जब 1700 का एनकाउंटर हुआ था? नहीं गए। क्या तब के गृह मंत्री गए थे? उन्होंने कहा कि हुँ, नहीं हुँ। गए। केवल एक बार गृह राज्य मंत्री कुछ घंटों के लिए गए थे और हमारे सरकार के समय उन्होंने कहा मैं 3 दिन वहाँ डेरा डाल करके रहा। हुँ, हमने हुँ। हिंसा बंद करा दी। हमने जो लोग फंसे हुए थे गलत जगह उनको एयरलिफ्ट कराया। हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 23 दिन तक वहाँ रहे। उन्होंने कहा कि हमारी जो सीरियसनेस है किसी भी समस्या को लेकर के वो डाउटफुल हो ही नहीं सकती क्योंकि हम हर उपाय करते हैं जब कोई समस्या सामने आती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये तो दशकों पुरानी समस्या है जो नस्लीय वहाँ पर संघर्ष हैं मैतई के बीच में और कुकीज़ के बीच में, मैतई के बीच में और नागाओं के बीच में। ये बहुत पुरानी समस्या है। ये कांग्रेस के समय से समस्या चली आ रही है। इसके लिए जबकि अतीत में कोई प्रधानमंत्री वहाँ गया नहीं, अतीत में किसी प्रधानमंत्री ने बयान भी नहीं दिए संसद में, गृह राज्य मंत्री ने ही दिए या दूसरे लोगों ने दिए। तो आप नरेंद्र मोदी को संसद में बुला करके मतलब उनका अपमान करना चाहते हैं, नारेबाजी करना चाहते हैं, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं और क्या इतने सुलझे हुए राजनेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी एक्चुअल में राजनीति और रणनीति क्या है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह ने एक तरीके से इनको पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया और पूरी बाजी पलट दी। जब अमित शाह भाषण दे रहे थे, 2 घंटे 3 मिनट का भाषण था उनका। हुँ, हुँ। इनके चेहरे पीले पड़े हुए थे, फक पड़े हुए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यानी इनको एक तरीके से उन्होंने गर्दन से दबोचा और हुँ, हुँ। इनको आईना दिखाने का काम किया कि अतीत में आप लोग क्या करते रहे हैं। जी। सर विपक्ष खास तौर पे कांग्रेस प्रधानमंत्री को बुलाने की ज़िद पे अड़ी हुई है। पूरा आप देखें तो ये सेशन जो है, मानसून सेशन, हंगामे की भेंट चढ़ गया डे 1 से ही। अब प्रधानमंत्री ऑब्वियसली आज आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या अज़्यूम करते हैं आप, क्या बोलने वाले हैं वो? सही कह रही हैं आप। हुँ, देखिए 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ। हुँ, 20 जुलाई को ही प्रधानमंत्री हमेशा की तरह जो एक परंपरा है कि संसद भवन में मूल भवन में प्रवेश करने से पहले मीडिया हुँ, से हुँ, बात करते हैं। सबसे अपील करते हैं कि भाई सरकार हर विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। हुँ, हंगामा ना करें, देश का और संसद का टाइम बर्बाद ना करें। बड़े गलत संदेश जाते हैं क्योंकि दोनों सदनों की कार्रवाई लाइव उसका प्रसारण होता है। उसकी छवि बड़ी खराब होती है हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की और आप लोगों की भी जो हंगामा करते हैं। वेरी इसके साथ ऑब्वियस। उन्होंने मणिपुर पर भी बयान दिया था। हुँ, हुँ, उन्होंने कहा था कि जो
हमारी 2 बहनों के साथ वारदात हुई है, ये हुँ, बेहद हुँ। पीड़ादायक है। मैं गुस्से से भरा हुआ हूँ। हुँ, हुँ। मेरी पीड़ा का, मेरे दर्द का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और चाहे इस तरह की हरकतें जो आधी आबादी के साथ मणिपुर में हुई है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हर जगह के मुख्यमंत्री को और सरकारों को बहुत संवेदनशीलता के साथ इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ने उसी दिन कह दिया था। हुँ, हुँ। लेकिन इनको तो राजनीति करनी थी और पार्लियामेंट को नहीं चलने देना था। अब हुँ, पार्लियामेंट को नहीं चलने दे कर के ये किसका हित साधते हैं? देश का तो अहित ही होता है, देशवासियों का भी अहित होता है, क्योंकि 31 विधेयक कुल मिलाकर के मोदी सरकार को मानसून सत्र में पेश करने थे और पारित कराने थे, जो बहुत ही आप मैंडेटरी समझ लीजिए, विकास योजनाओं के लिए, अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए और जो आजकल अ, कानून संबंधी जो सुधार कर रही है मोदी सरकार, अब तक करीब हुँ, 1200 के हुँ। आसपास हुँ, अ, हुँ। प्रधानमंत्री कानून वापस ले चुकी है, रद्द कर चुकी है, जो इर्रिलेवेंट हो चुके थे। तो इस सेशन में भी कुछ इस तरह की विधायी कार्य थे, वो नहीं करने दिए इन लोगों ने। जी। इस जिद पर अड़े रहे कि प्रधानमंत्री ही आकर के मणिपुर पर बयान दे। तो आज अमित शाह ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा है कि अतीत में कभी किसी प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर, मिजोरम पर, नागालैंड पर, जो 8 राज्य हैं उनमें तो लगातार हिंसा होती रही, आगजनी होती रही, हत्याएं होती रही, संघर्ष हुँ, होते रहे। कभी किसी प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया, कभी कोई प्रधानमंत्री वहाँ इस तरीके से नहीं गया जैसे ये मांग कर रहे थे। तो हुँ, इनके हुँ। निशाने पर एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर थे। अब 2 दिन निपट गए चर्चा के, जी, आज तीसरा दिन है जी। और कल पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, सेशन खत्म हो जाएगा मानसून का। हुँ, हुँ। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री जवाब देंगे। अब प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे, हुँ, ये तो हुँ। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जानते हैं और कोई भी नहीं जानता होगा या उनकी वो टीम जानती होगी जो उनकी रिसर्च विंग है और हुँ, जो हुँ। मुद्दे पर, जिन मुद्दों पर वो बोलना चाहते हैं उसके लिए वो सामग्री उपलब्ध कराते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जो मेरा अनुभव है 4 दशक का पत्रकारिता का और जी, जितना मैं नरेंद्र मोदी को एक अ, श्रूड पॉलिटिशियन के तौर पर जानता हूँ, जी। ये मेरा मानना है, हुँ, हो हुँ। सकता है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उनका आज का भाषण होने वाला है पार्लियामेंट में, वो एक अलग लेवल का उनका उद्बोधन होगा, एक अलग जी। लेवल पर जाकर के वो बोलेंगे। क्योंकि मणिपुर पर, कानून व्यवस्था पर, दूसरे तमाम जितने मुद्दे हैं, उन पर उनके मंत्री बोल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री की कोई बाध्यता नहीं है कि वो कांग्रेस चाहती है या ये जो डॉट 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 गठबंधन बना है ये चाहता है जी। कि उनके श्रीमुख से मणिपुर पर कुछ आना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलें। इसलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है 2-4 सेंटेंस वो बोलें, हुँ, हुँ। लेकिन उनका भाषण एक अलग लेवल का होगा, अलग मुद्दों को लेकर के होगा और इनको बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे जब वो अपना भाषण खत्म करेंगे। सर, बहुत लोगों का ये मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव पे 3 दिन की इस बहस ने अ, जो 2024 का एजेंडा है, वो एक तरह से एस्टेब्लिश कर दिया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। वो एक भी मुद्दा अ, कहना चाहिए कि एस्टेब्लिश नहीं कर पाएँगे, नाकाम रहे अभी तक। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात सही है बहुत हद तक। हुँ, हुँ। ये महँगाई की बात करते हैं, ये बेरोज़गारी की बात करते हैं, हुँ, हुँ। ये मणिपुर में अगर कुछ हो जाए तो उसको लेकर के बवाल खड़ा कर देते हैं, ये बीबीसी की कोई डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आ जाए तो उस पर हंगामा शुरू कर देते हैं। कोई झूठ बोल दे कि साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ चुनिंदा पत्रकारों और नेताओं के फ़ोन टैप कर रही है पेगासस जी। से
तो ये उस पर हंगामा शुरू कर देते हैं। कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ छप जाए, उस पर हंगामा शुरू कर देते हैं। मतलब इनके अपने पास कुछ नहीं है। मुझे जी। तो याद है कि मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान आई थी, जिसमें एक गाना हुआ करता था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो महंगाई जी। तो 7वें दशक में भी थी। फिर पीपली लाइव एक पिक्चर आई थी 2011 में आमिर खान की, उसमें भी एक महंगाई पर महंगाई डायन खाए जात है, वो एक हुँ, गाना हुँ। आया था। तो ये महंगाई जो है ये तो सतत एक शाश्वत सत्य है, इससे जी। कोई इनकार नहीं कर सकता। और महंगाई केवल भारत में नहीं, दुनिया भर के देशों में है। दुनिया जूझ दूसरी रही है बात इस ये है समय। कि महंगाई जो है वो विकास का भी सूचक है, कि किसी देश में अगर विकास हो रहा है तो वहाँ महंगाई होगी। हुँ, ऐसा हुँ। कोई देश दुनिया में नहीं है जहाँ महंगाई ना हो। तो बेरोज़गारी, अरे भाई, देश में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने काम कर चल रहे हैं, नई पार्लियामेंट बनी है, सेंट्रल विस्टा बना है, अभी जो आपका प्रगति मैदान का जो सौंदर्यीकरण हुआ है और इंटरनेशनल लेवल का एक एग्जीबिशन सेंटर बना है, कन्वेंशन सेंटर बना है, उस पर भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला होगा। इतनी रेलवे लाइन बन रही हैं, मेट्रो लाइन बन रही हैं, स्पीड ट्रेन दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर, दिल्ली से पानीपत बन रही है। ये तो मैं केवल एनसीआर रीजन की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में इतने प्रोजेक्ट, इतने एक्सप्रेसवे, इतने हाईवे, इतने हवाई अड्डे, ये सब बन रहे हैं, तो रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। लेकिन ये ऐसी चीजें उठाते हैं जो पब्लिक पर कोई असर नहीं डालती हैं। हुँ, हुँ। इसीलिए शायद अमित शाह ने ये कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, भ्रष्टाचार मोदी सरकार में है नहीं, परिवारवाद है नहीं, क्योंकि मोदी को ना किसी दामाद की चिंता करनी है, ना किसी बेटी की चिंता करनी है, ना अपने बेटे को या अपने खानदान के किसी व्यक्ति को इस्टेब्लिश करना है, ना कहीं से पैसे लूट करके उनकी तिजोरियां भरनी है कि 7 जन्म तक जो है वो मौज करें। तो ऐसा तो कुछ है नहीं प्रधानमंत्री का। उनको किसी तरह के कोई शौक भी नहीं है। जी। जो उनको वेतन मिलता है वो भी वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में या दूसरी जगहों पे दान देते चले जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी पर आप क्या आरोप लगाएंगे? दूसरे, 2024 2014 में जिस व्यक्ति की लीडरशिप में पार्टी ने 282 सीटें जीत ली और अगला जब 5 साल बाद चुनाव हुआ 303 सीटें जीत ली, आप उसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं वहां के राष्ट्र प्रमुख किस तरीके से, कितनी गर्मजोशी के साथ उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये सारा जितना कुछ ये यहाँ पर गुलगपाड़ा चलता रहता है हमारे देश में, ये जी। एक तरीके का इनका फ्रस्ट्रेशन है। इनको लगता है कि ये अजीब आदमी है। 13.5 साल गुजरात का चीफ मिनिस्टर रह लिया, वहाँ हुँ, हुँ। लगातार चुनाव जीतता रहा। हुँ, हुँ। अभी 9 साढ़े 9 साल से यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ भी इसकी छवि पे कोई असर नहीं पड़ रहा। हम इतनी बिल्कुल। गालियाँ दे रहे हैं, इतना हुँ, हुँ। बदनाम करने की कर रहे हैं, इतना अपमान करते हैं, फिर भी उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए अमित शाह कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और भले ही ये अभी तो 26 हैं, आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट, ए डॉट वाले और 5-7 दलों को इकट्ठा कर लें, तो भी मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सेहत पे 2024 में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि जी। लोग अब देख चुके हैं, जो गठबंधन की सरकारें मनविंदर जी इस देश में बनी हैं, हम 77 से ही ले लेते हैं, 77 में सब दलों ने इकट्ठे होकर के एक पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी। कितने जी। दिन चली? हुँ, हुँ। मोरारजी भाई 2 साल भी प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, उनकी सरकार गिर गई। फिर चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, कितने दिन रहे? 7 महीने, और वो भी क्योंकि अगले चुनाव डिक्लेयर हो गए थे, तब तक के केयर टेकर प्रधानमंत्री थे। फिर वीपी सिंह की सरकार 11 महीने में गिर गई, उनकी जगह चंद्रशेखर आए, 10 महीने में गिर गई। फिर एचडी देवगौड़ा 11 महीने प्रधानमंत्री रहे। आई के गुजराल साहब 1 साल पूरा नहीं पकड़ पाए। तो जितनी गठबंधन की सरकारें इस देश में बनी हैं, उनको देख लिया देश की जनता ने।
कि किस तरह फिर सरकारें चलती हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाती और ऐसी सरकारों का विदेशों में भी कोई सम्मान नहीं होता। बिल्कुल। अभी 1984 में कांग्रेस को लास्ट 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी इंदिरा हुँ, गांधी हुँ। की हत्या के बाद। जी, उसके बाद कांग्रेस को कभी भी बहुमत नहीं मिला। 1984 के बाद 2014 में आकर के भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसी पार्टी रही जो बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई। यानी 1984 16 साल वो और 14 साल ये, 30 साल बाद किसी पार्टी को बहुमत मिला था। जी, अब जी। देश नहीं चाहता है कि साहब फिर से वही कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वैसी सरकार बने। यानी मजबूर सरकार कोई नहीं चाहता है, आज की जी। तारीख में मजबूत सरकार चाहता है। बुधवार को राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि रावण के साथ मतलब उन्होंने तुलना की प्रधानमंत्री की रावण के साथ, लेकिन इससे एक नया विवाद जन्म गया है। जाते-जाते स्मृति ईरानी की ओर से एक उन्होंने फ्लाइंग किस भी फ्लॉट किया। इससे और एक नया विवाद शुरू हो गया। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि सदन में कभी हुई नहीं, ख़ास तौर पे जो फ्लाइंग किस वाला विवाद है। आप किस नज़र से देखते हैं इसे? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। आज से 5 साल पहले यही जुलाई का यही महीना था 2018। हुँ, हुँ। लोकसभा चुनाव में 10 महीने बचे हुए थे, अभी भी 10 महीने बचे हुए हैं। हुँ, हुँ। जो आपके टीडीपी के नेता थे चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी। जी। 42 मिनट का भाषण दिया था राहुल गांधी ने हुँ, हुँ। और काफ़ी उछल-उछल करके दिया था, जो उनका तौर तरीका है। भूल जाते हैं कि ये सदन है, जनसभा हुँ, नहीं है या हुँ, हुँ। कोई नाट्य विद्यालय का रंगमंच नहीं है, पर वो नाटकीय अंदाज में इस तरह की हरकतें करते हैं। शायद उनको लगता है कि इसी से सुर्खी मिलेगी। बहरहाल उस समय उन्होंने 40-42 मिनट का भाषण दिया और बड़े हुँ, हुँ। नाटकीय तरीके से वहाँ से चलते हुए प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचे और जी। नरेंद्र मोदी को कहा कि खड़े होइए, खड़े होइए। हुँ, हुँ। नरेंद्र मोदी तो ना उनके बैठाए हुए वहाँ प्रधानमंत्री थे, ना हुँ, वो हुँ। उनको खड़ा कर सकते थे। हुँ, वो हुँ। तो 125 करोड़ की जनता ने उनको वहाँ बैठाया था, तो वो हुँ, जनता हुँ। ही उनको उठा सकती है उस कुर्सी से। राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को जाकर के उठाएँ। हुँ, हुँ। मोदी साहब नहीं उठे तो वो उनके गले पड़ गए, गले मिलने के नाम पर। फिर अपनी चेयर पर आकर के बैठे तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ देखते हुए उन्होंने एक आँख दबाई और कुटिल हँसी हँसे, जैसे हुँ, कह हुँ। रहे हों कि देखो 42 मिनट तक मैंने प्राइम मिनिस्टर सामने बैठे हैं, इनको मैं धोता रहा, इनके खिलाफ बोलता रहा, गाली-गलौच करता रहा। फिर मैं जाकर के पूरे देश में और विदेशों में भी एक मैसेज देने के लिए कि भले ही मैं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर मैं इनसे प्यार करता हूँ, हुँ, सम्मान हुँ। करता हूँ, इसलिए जाके गले मिला। और इसका गुड़ गोबर कर दिया वहाँ बैठ करके, आँख दबा करके। तो जी। अ, ये शो करता है कि ये कितना नॉन सीरियस लीडर है कांग्रेस का और गांधी नेहरू फैमिली का। हुँ, हुँ। आज भी वही हरकत एक तरीके से इन्होंने दोहराई है। करीब 35 मिनट का भाषण था और 35 मिनट के भाषण के बाद अधीर रंजन चौधरी, जो इनके संसदीय दल के नेता हैं, वो खड़े होकर के कुछ कह रहे थे। राहुल हुँ, हुँ। गांधी ने उसके कंधे पर हाथ मारा कि नीचे बैठो, हुँ, उसको हुँ। नीचे बैठा दिया और उसके बाद इस तरीके से करते हुए इन्होंने फ्लाइंग किस जी। किया स्मृति ईरानी की तरफ। हुँ, जब यह हुँ। मामला तूल पकड़ गया और जो बीजेपी की करीब 20 महिला सांसद हैं, उन्होंने एक जी। लेटर स्पीकर को सौंप दिया कि इनके जी। खिलाफ कार्रवाई करिए, बहुत ही अमर्यादित, बहुत हुँ, ही हुँ। अभद्र इनका आचरण रहा है सदन के हुँ, भीतर। हुँ। सदन की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ इस तरह का आचरण और महिला के खिलाफ भी। जी, जी। मतलब एक कैबिनेट स्तर की एक मंत्री है जिसने इनको हराया था, उनके खिलाफ इस तरह का आचरण करके गए हैं। हुँ, हुँ। तो इससे छवि क्या बनती है राहुल गांधी की? एक बेहद नॉन सीरियस आदमी, आप ड्रामेटिक अंदाज में भाषण देते हैं, इसके बाद आप छिछोरेपन पर, लफंगाई पर उतर आते हैं सदन के भीतर। इससे किसी और का कुछ नहीं बिगड़ रहा है।
ये कांग्रेस पार्टी का भट्टा बैठा रहे हैं, उसकी जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं और अपनी छवि इन्होंने एक जोकर की बना करके रख दी है कि आप रंगमंच के एक चरित्र की तरह भाषण देते हैं भाषण देते हैं किसी दूसरे मूड में, और भाषण खत्म होते ही आप चोला बदलते हैं और आप एक मजनू की तरह या एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह इस तरह की हरकत करते हैं। कभी आप आंख मारते हैं किसी की तरफ, कभी आप किसी की तरफ फ्लाइंग किस उछालते हैं। ऐसे व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनने के लायक नहीं है, और सपने ये और इनकी मम्मी देख रही है कि ये देश का नेतृत्व करें। जी। अच्छा, ये इन्होंने रावण के साथ तुलना की है, ये भी समझ से परे की बात है। ये मतलब बहुत ही इनके जी। फ्रस्ट्रेशन है ये। हुँ, हुँ। ये जो आदमी, जो जो परिवार अपने ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी सम्मान ना करते हों। जी। याद करिए, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वॉशिंगटन में थे, अमेरिका की यात्रा पर थे। हुँ, हुँ। उससे पहले उनकी कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया था। जी, जी। लालू यादव को सजा हुई थी, उनकी संसद सदस्यता जाने वाली थी, उनको बचाने के लिए अध्यादेश लाए थे। हुँ, हुँ। उस अध्यादेश पर सवाल खड़े किए जा रहे थे मीडिया में। अजय माकन ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में रायसीना रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वो उस अध्यादेश को लेकर के उसके पक्ष में वकालत कर रहे थे बैठे हुए। जी, तभी अचानक पता लगा कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जी। राहुल गांधी आए और आकर के जो अब तक अजय माकन ने बोला था उसके ठीक उलट बोला उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ऐसे अध्यादेश को तो उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। अब अजय माकन का भी चेहरा देखने लायक था, जो अभी तक उस अध्यादेश का बचाव कर रहे थे, हुँ, हुँ। उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उनसे फिर पत्रकारों ने पूछा कि अब आपका क्या कहना है? बोला, जो मेरे नेता कह रहे हैं वही मेरा कहना है, मैं इनसे बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो हुँ, मेरा हुँ। कहने का ये आशय है, ये उस समय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री और अपनी प्रधानमंत्री की कैबिनेट के द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के बारे में अगर ये विचार रखते हैं कि इसे उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, आप अंदाजा लगाइए कि ये जब अपने ही प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर रहे, कैबिनेट का सम्मान नहीं कर रहे, हीरो बनने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री का सम्मान क्या करेंगे? और वो मोदी जी। जिन्होंने इनकी औकात बता दी कि आपकी औकात क्या है, और जो एक ऑरा बनाया हुआ था इन लोगों ने अपने बारे में कि हम तो राजे महाराजे हैं, हमसे तो बड़ा कोई लीडर इस देश में हो ही नहीं सकता है। इनको परेशानी ही इस बात की है कि लाख प्रयास करने के बावजूद, चौकीदार चोर है, हुँ, राफेल हुँ। में ये, राफेल में वो, हुँ, ये हुँ। नरेंद्र मोदी पर एक भी आरोप चस्पा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से चिढ़ करके ये रावण से तुलना नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सर, चलते-चलते एक सवाल और जानना चाहूँगी। कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है, अब अब तक ये तो पता चल ही गया है कि इससे इन्हें क्या हासिल हुआ, आपकी नज़र में? हासिल कुछ नहीं हुआ, धुलाई बहुत अच्छी हो गई इनकी, जी। और इनके जो अतीत के सारे कारनामे थे, जो इनके पाप थे, वो एक-एक करके सामने आ गए। आज जी। का अमित शाह साहब का जो 2 घंटे का भाषण था, जी, जी, उन्होंने पूरे वो चिट्ठे खोल दिए। संग्रहणीय है, वो संग्रहणीय है। जी। संग्रहणीय इसलिए है कि वो बहुत लंबे समय तक दृष्टांतों के रूप में और प्रूफ के तौर पर उसके उद्धरण दिए जाएँगे, बहुत जी। सालों तक। जी, क्योंकि वेरी ट्रू। उन्होंने केवल पूर्वोत्तर में जो हिंसाएँ हुई हैं, हुँ, जो हुँ। नस्लीय संघर्ष हुए, केवल उनकी चर्चा नहीं की है, उनका ब्यौरा नहीं दिया है। हुँ, इनकी हुँ। करतूतों का ब्यौरा नहीं दिया है, बल्कि इनके सत्ता में रहते हुए देश के अलग-अलग शहरों में जो दंगे हुए हैं, जितने लोग मारे गए हैं उनमें, उसका बहुत विस्तार से विवरण दिया है। 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे और नरसंहार हुआ था सिखों का, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसका भी जी। ब्यौरा दिया है।
मैं एक बात जी, बताना चाहता हूँ। जी, श्योर। इंदिरा गांधी की हत्या में जो शामिल थे जी। सतवंत बेअंत और उनके एक रिश्तेदार थे, हुँ, हुँ, तो उसको बाद में फांसी हुई थी। तो हुँ। मैं बेअंत सिंह की बेटी और बेटों से मिलने के लिए मोहाली गया था, चंडीगढ़ के जी, पास। जी, जी। वहाँ उनका घर तलाश करने के बाद मैं उनसे मिला और मुझे वहाँ बहुत चौंकाने वाली जानकारियाँ मिली। चौंकाने वाली जानकारी ये थी, हालाँकि बेअंत सिंह की बीवी को अकालियों ने, सिमरनजीत मान वगैरह ने मिला कर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनवा दिया था। बाद में हुँ, हुँ। उसकी संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई थी नहाते हुए, कि करंट आ गया था, ये हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन जो उनके बच्चों ने बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे पापा पर, इंदिरा गांधी पर फायर करने का आरोप था बेअंत पर, तो हमारे उनके बच्चों को सज़ा क्यों दी गई? ये इनका इनका नाम काट दिया गया स्कूल से, दिल्ली के एक हुँ, स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद ये जब चंडीगढ़ गए और मोहाली गए, वहाँ कोई इनको किराए पे मकान भी देने को तैयार नहीं था। और ये कई महीने तक जंगलों में एक ट्यूबवेल में, उसकी छत पर या बारिश-वारिश हो जाती थी तो उसमें घुस कर के किसी तरीके से इन्होंने अपना समय काटा और जी, बाद में कुछ लोगों ने इनकी मदद की। तो ये कांग्रेस वाले, ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लेकिन राजीव गांधी का जो बयान था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती काँपती है, धरती हिलती है। जी। इतनी गैर ज़िम्मेदाराना टिप्पणियाँ। और उस समय पीवी नरसिम्हा राव गृह मंत्री हुआ करते थे। 3 दिन तक दिल्ली में सेना नहीं बुलाई थी इन लोगों ने। जी, 3000 सिखों का कत्ल किया गया था, उनके गले में टायर डाल दिया गया था, उनके बच्चों को घसीट करके मारा गया था। ये ये देश और ये सिख कम्युनिटी कभी भूल सकती है इन चीज़ों को? जी, जी। लेकिन कितने बेशर्म लोग हैं कि इनके समय में मेरठ में मलियाना, हाशिमपुरा, मुज़फ्फरनगर में खालापार, जी, सहारनपुर में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, कहाँ-कहाँ दंगे नहीं हुए, उत्तर प्रदेश से लेकर के और मुंबई तक, बहुत सारे शहरों में, भागलपुर में, बिहार में, लेकिन ये उनका ज़िक्र भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जब देश का विभाजन हुआ था, उससे 1 साल पहले 1946 में बंगाल में कत्लेआम हुआ था। हज़ारों, लाखों लोग कत्ल कर दिए गए थे। जब विभाजन हो रहा था और पाकिस्तान से हिंदू पलायन करके इस तरफ आ रहे थे और यहाँ से मुसलमान उस तरफ जा रहे थे, उस समय जो पंजाब में और हरियाणा में कत्ल गारत हुआ, हुँ, उसको कोई भूल जाएगा क्या? 2 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था और ये दुनिया की हिस्ट्री में, इतिहास में एकमात्र घटना है, जब 2 करोड़ लोग अपनी जड़ों से कट करके किसी दूसरी जगह जाने के लिए अभिशप्त कर दिए गए हों। 12 लाख लोगों की हत्याएँ हुई थी 1946 और 47 में। कौन ज़िम्मेदार था उसके लिए? क्या नेहरू ज़िम्मेदार नहीं थे? जिन्ना को अगर आप ज़िम्मेदार मानते हैं कि वो अ, राष्ट्रपति बनना चाहते थे या प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो उतने ही ज़िम्मेदार नेहरू भी हैं। तो ये परिवार तो बोलने के लायक नहीं है। ये आज सवाल उठाता है और शायद ये सोच कर के सवाल उठाता है कि देश की जनता की तो याददाश्त शून्य है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। जी, तो आज सारी चीज़ें याद भी दिलाई गई हैं अमित शाह के द्वारा। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।